Hi, I'm Dr. Adnan Feroz and I'm an orthopedic surgeon at Feroz Specialist Hospital and Research Center in Aligarh. आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स गोइंग टू बी एन एजुकेशनल वीडियो जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, आम पेशेंट्स, आम पब्लिक के लिए कि पूरी तरह से इंफॉर्मेशन उनको पता चले कि उनकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्पाइन फ्रैक्चर्स। जो रील की हड्डी में जो फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जो पेशेंट लाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ओरिजिनल पेशेंट। वो पेशेंट ओरिजिनल नहीं होगा। मैं एक सिमुलेटेड पेशेंट्स होंगे, मेरे स्टाफ मेंबर एक पेशेंट की तरह बिहेव करेंगे बिकॉज इट डजंट लुक नाइस शूटिंग अ वीडियो ऑफ ऑल दोज ओरिजिनल पेशेंट्स। तो उसको एक तरह से हम लोग एक ये दिखाने वाले हैं कि उसको एक स्पाइन फ्रैक्चर है, और जब स्पाइन फ्रैक्चर का पेशेंट हमारे पास आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको, पेशेंट को आगे चलकर क्या ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, क्या वो चल सकता है या नहीं चल सकता स्पाइन फ्रैक्चर के बाद, क्या बेल्ट लगानी ज़रूरी है, क्या सीटी स्कैन या एमआरआई कराना ज़रूरी है, ऑपरेशन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को लाते हैं। पेशेंट को फोकस करना। अच्छा, तो आमतौर से जितने भी पेशेंट्स होते हैं, ये जो स्पाइन के फ्रैक्चर्स होते हैं, दी स्पाइन फ्रैक्चर पेशेंट्स, जो रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, ये लोग चल नहीं पाते हैं आसानी से क्योंकि पेन बहुत सीवियर होता है इन पेशेंट्स में, और दे रियली फील हार्ड टू वॉक। ये लोग चलने में बहुत परेशानी होती है। चोट कैसे लगी अजय? ऊपर से क्या छत से गिर गए थे? तो ये सबसे कॉमन हिस्ट्री जो स्पाइन फ्रैक्चर्स की होती है, यूजुअली फॉल फ्रॉम हाइट होती है या कोई एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये इनके चोट जो लगी है या थोड़ी सी या नीचे की तरफ लगी है इनके चोट, और इट्स गोइंग टू बी अ फ्रैक्चर ऑफ द लोअर स्पाइन। हम इस वीडियो में लोअर थोरैकोलम्बर स्पाइन की तरफ फोकस करने वाले हैं। जितनी भी इंजरीज जो यहाँ पे नीचे की तरफ होंगी, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ऊपर का स्पाइन के फ्रैक्चर्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर का मैनेजमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। लेकिन सबसे कॉमन फ्रैक्चर्स जितने भी होते हैं स्पाइन के, वो यहाँ पे होता है, थोरैको लंबर एरिया। तो ये पेशेंट्स जितने भी होते हैं जब आते हैं, दे यूजुअली कम इन व्हील चेयर्स एंड दे आर नॉट एबल टू वॉक। दे हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सबसे होता है कि क्या वो अपनी टांगे चला पा रहा है, क्या वो अपने हाथ चला पा रहा है, या उनकी कोई यूरिन करने में या स्टूल पास करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अजय, तुम्हारे कोई हाथ पैर चला पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पैर चला के दिखाओ, ऊपर नीचे, ये वाला पैर चला के दिखाओ। पेशाब पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नॉर्मल, स्टूल पास कर पा रहे हो? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्पाइन फ्रैक्चर्स में कि अगर पेशेंट अपने पैर चला पा रहा है और उसे यूरिन करने में, स्टूल पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यू आर ऑन द सेफर साइड। तो आज जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर इनमें प्रॉब्लम्स हुई तो हमें इमरजेंट सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन कराना पड़ता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि अगर ये वीकनेस हो रही है पैरों में तो इसका मतलब नर्व्स जितनी भी होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ है इस फ्रैक्चर के बाद, वी नीड टू गो फॉर एन अर्जेंट ऑपरेशन इन दीज पेशेंट्स। हाउएवर, इस पेशेंट में वो इज अ सिमुलेटेड पेशेंट्स, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। So what we'll be doing now is that we'll be ordering an X-ray of the patient, and we'll look at the X-rays of these patients now. So we'll be sending him for the X-ray right now, and then I'll just show you some of the X-rays when they are being done. Pause कर। ये पेशेंट का एमआरआई स्कैन है जो आप लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्चर, आप देख रहे हैं कि कैसा फ्रैक्चर है L3 वर्टिब्री का। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, स्पाइनल कैनाल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एंड स्पाइनल लिगामेंट, द पोस्टीरियर लिगामेंट इज आल्सो सीम्स टू बी इंटैक्ट। The canal is also not compromised and the spinal cord seems to be intact. There is no compression of the spinal canal. तो हम लोगों ने एक्सरेज देखे पेशेंट के, एंड उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि हम लोग का जो पेशेंट था उसमें लोअर स्पाइन का फ्रैक्चर था। इट वाज L3 फ्रैक्चर। तो ये आप देख रहे हैं स्पाइन, ये पूरा स्पाइन ऐसे ही दिखता है। हमारी बॉडी का स्पाइन जो होता है, वी हैव ऊपर के सर्वाइकल स्पाइन जो होता है, गर्दन का एरिया, हमारे पास 5 सर्वाइकल वर्टिब्रेज, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेज होते हैं। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेज सर्वाइकल स्पाइन होता है, 12 थोरैसिक होता है। ये 12 नंबर होता है थोरैसिक मतलब इट्स ऑल फ्रॉम हियर टिल हियर। नेक 7 cervical vertebrae, thoracic 12 cervical thoracic vertebrae, एंड lumbar vertebrae जो होते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है, वो अराउंड 5 lumbar vertebrae होते हैं। तो इस पेशेंट पे हमारा बेसिकली फ्रैक्चर जो था
वो L543, दिस वाज द फ्रैक्चर इन दिस पेशेंट। अब इसमें हमने जो एक्सरे देखा था, ये पूरा हिस्सा इनका दबा हुआ है। ये पूरी बोन जो होती है, ये एक बोन होती है, और ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्क होता है। तो हम लोग एक्सरे में बेसिकली क्या फोकस कर रहे हैं, ये बोन हम देख रहे हैं। वी कांट सी द डिस्क, वी कांट सी द नर्व्स, हम लोग नर्व्स नहीं देख सकते, हम लोग डिस्क स्पेस नहीं देख सकते, हम लोग जो लिगामेंट्स होते हैं वो नहीं देख सकते। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों को एमआरआई कराना पड़ता है, या हम लोगों को कभी कभी सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है कुछ फ्रैक्चर्स की डिटेल्स देखने के लिए। तो इस फ्रैक्चर में हम लोगों ने देखा कि ये पूरी तरह से दबा हुआ है फ्रैक्चर। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर ये फ्रैक्चर दबा हुआ है तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि क्या अब इस पेशेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या क्या इसको कंजर्वेटिवली डील कर सकते हैं। इस डिसीजन को क्लियर करने में हम लोग को एक कम से कम सिटी स्कैन या एक एमआरआई स्कैन ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि हम लोग पीछे के जो लिगामेंट्स होते हैं उसे हम पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कहते हैं। अगर वो लिगामेंट इंटैक्ट है तो किसी भी पेशेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जो पीछे की तरफ होता है, एक लिगामेंट होता है, उसका हम पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कहते हैं। वो लिगामेंट हम या तो सिटी स्कैन में असेस कर सकते हैं। कैसे? हम लोग यूजुअली डिस्टेंसेस देखते हैं स्पाइनस प्रोसेस के बीच में, और बहुत से तरीका होता है, या हम एमआरआई स्कैन में हम लोग असेस कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा सिर्फ फ्रैक्चर है सर्वाइकल लंबर वर्टिब्री का, और आपका लिगामेंट इंटैक्ट है और न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट है, उसको पैर वैर सब काम कर रहे हैं और नसें सब ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको कई सारे पब्लिकेशंस दिखाऊंगा, उन पब्लिकेशन में भी यही लिखा है कि अगर हम ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेट करेंगे हु आर न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट और जिनका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट इंटैक्ट है, तो the results will always be not gratifying. Patients will never be happy. So these patients who are having only a fracture of the lumbar vertebrae without any neurological involvement, without involvement of the posterior longitudinal ligament, always go for a conservative treatment. हम लोग इन पेशेंट्स में हमेशा ट्रीट करते हैं कंजर्वेटिवली। कंजर्वेटिवली मतलब बिना ऑपरेशन के। अब बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट कैसा होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में उनको 6 हफ्ते या 2 महीने बिस्तर में लिटाए रखो, पेशेंट ठीक हो जाएगा, विच इज़ टोटली रॉन्ग। जब पेशेंट का स्पाइन फ्रैक्चर होता है, मैंने भी बहुत बार देखा है, बहुत से डॉक्टर भी बोलते हैं कि 1.5 महीना पेशेंट लेट जाओ बिस्तर में, जाके चारपाई में लेट जाओ, हिलो भी मत, करवट भी मत लो, या बेल्ट लगा के लेट जाओ, चलो भी मत। दैट इज़ अ टोटली रॉन्ग ट्रीटमेंट। उससे जितनी भी मसल्स एट्रोफीज हो जाती हैं, पेशेंट बिकम मोर कोमॉर्बिड, एंड पेशेंट का मैनेजमेंट सही से होता नहीं है। सो व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट्स इज दैट अगर कोई पेशेंट आ रहा है without neurological involvement, without posterior longitudinal ligament involvement, these patients, and he has a fracture of the spine, पूरी तरह से फ्रैक्चर है, दबा हुआ है, मैं ऐसे पेशेंट्स में मोबिलाइज कर लेता हूँ फ्रॉम डे 2 इटसेल्फ। मतलब इन पेशेंट्स को हम लोग ज़रूरी नहीं है बिस्तर में लिटाए रखें, उनमें हम बेल्ट लगा देते हैं विच इज़ कॉल्ड थोरैकोलम्बर ब्रेस। उन्हें ब्रेस लगा के दीज पेशेंट्स कैन वॉक एनीवेयर दे वांट। ऑब्वियसली थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं ये लोग, इनमें बिस्तर में लेटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये लोग कहीं भी चल सकते हैं, आराम आराम से काम कर सकते हैं। उनको सिर्फ एक सहारा चाहिए। सहारा 2 तरीके का मैं देता हूँ इन पेशेंट्स में। एक तो थोरैकोलम्बर ब्रेस होता है जो ऊपर से नीचे बेल्ट आती है, वो इन पेशेंट्स में लगाई जाती है, और दूसरा एक वॉकर दे देता हूँ, क्योंकि वॉकर से पेशेंट्स थोड़ा सा एक सपोर्ट रहता है चलने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट इज़। अगर कोई स्पाइन का फ्रैक्चर है और वो न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट है, मतलब अगर नसें सब काम कर रही हैं और लिगामेंट्स उसके सही हैं, तो इसमें बिल्कुल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स तो लगते हैं या 3 मंथ्स लग जाते हैं फ्रैक्चर हीलिंग होने में। तो दीज पेशेंट्स कैन यूजली, अगर आप कहीं मुझसे पूछेंगे कि चल सकते हैं या पहले दिन से चल सकते हैं या नहीं चल सकते, बिल्कुल चल सकते हैं। मैं इनको अलाउ कर लेता हूँ चलना, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा आराम आराम से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वज़न उठाने लगेंगे या कोई भी स्पोर्ट्स करने लगेंगे, तो डेफिनेटली नॉट, वो वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट्स वेरी पेनफुल होता है। ये 2-3 हफ्ते काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को बिस्तर में लिटा दो जाके। दैट इज़ टोटली रॉन्ग ट्रीटमेंट। पेशेंट्स कैन वॉक नॉर्मली विद सपोर्ट। तो ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है फॉर अ पेशेंट हु इज़ नॉट हैविंग न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। हाउएवर, इम्पॉर्टेंट सबसे ये है कि अगर पेशेंट के पास स्पाइन फ्रैक्चर है,
और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट मतलब अगर नसें दब गई हैं, पैर में वीकनेस आ रही है या यूरिन पास नहीं कर पा रही, यूरिन अपना आप निकल रहा है, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है। हमें फ़ौरन एमआरआई कराना चाहिए और एज़ सून एज़ पॉसिबल, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमें इन पेशेंट्स में ऑपरेट करना चाहिए। ऑपरेशंस में हम लोग डीकम्प्रेशन सर्जरीज़ करते हैं और प्लेट्स एंड रॉड्स एंड स्क्रूज़ लगाते हैं, पेडिकल स्क्रू फिक्सेशंस फॉर स्टेबलाइजिंग द स्पाइन। वो कई तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, वो ज़रूरी हो जाते हैं और ज़रूरी भी है करना जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि नहीं तो प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होती है इन पेशेंट्स में। मैं भी कुछ आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा। उस चार्ट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन पेशेंट्स में हम लोग ऑपरेट करें और किस में ऑपरेट नहीं करें। उसमें एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, वो स्कोर को हम डिसाइड करते हैं, उस स्कोर को हम लोग हर पेशेंट में देते हैं। अगर वो स्कोर इज़ लेस देन 5 और लेस देन 4 में देखूंगा उसको, तो वी गो फॉर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर स्कोर इज़ मोर देन 4, अगर 4 से ज़्यादा स्कोर आता है इस पेशेंट में, तो हम लोग हमेशा उस पेशेंट में ऑपरेट करते हैं। तो ये चार्ट जो अभी दिखाने वाला हूं, आप प्लीज़ देखिएगा इसको। ये कुछ पेपर्स हैं जो पब्लिकेशंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। द मैनेजमेंट ऑफ बर्स्ट फ्रैक्चर्स ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टेब्रा, और इसमें स्टडीज़ जो हुई है उसके हिसाब से जो आखिर में जो कंक्लूजन्स आते हैं कि इट इज़ द नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट विच इज़ ऑलवेज बेटर। वी कैन सी इन द कंक्लूजन्स that we strongly advocate the non-operative management of these injuries, particularly in cases of bony injuries. Other paper, this is another publication which was in 2005 in 2011. इसमें भी एक comparative study है between operative and non-operative management. The conclusion was that the operative management of burst fractures without neurological deficit may improve but does not appear to improve pain or function at an average of 4 years after injury and associated with higher complication rates and costs. And another publication in 2003, operative management comparing non-operative management, and conclusion may be found that the operative treatment of patients with a stable burst fracture has no major long-term advantage compared with non-operative treatment. So all these are publications which are basically telling us that a non-operative management is always better. This is one of the questions which was put forth in the European Board of Examinations, एक orthopedic surgeries में हम लोग के examinations आते हैं, which was asking that if a patient has images which have shown you and what will be the management of these patients, would we go for an operative management or a non-operative management? And the answer is there is no advantage of operative management. यहाँ पे एक उसका एक्सप्लेनेशन है कि इसमें देख रहा है कि इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी फॉर अ thoracolumbar burst fracture includes neurological deficits with active compression of neural elements and spinal instability in the sagittal plane. What they're trying to say is that कि कोई भी फ्रैक्चर पेशेंट अगर किसमें स्पाइनल इंस्टेबिलिटी है, पेशेंट में अगर स्पाइनल इंस्टेबिलिटी है या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ है, तभी हम लोग को ऑपरेशन करना चाहिए। वरना इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट इन अ पेशेंट हु इज़ हैविंग अ स्पाइनल फ्रैक्चर विदाउट न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट एंड विद इंटैक्ट पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कॉम्प्लेक्सेस। ये जितने भी पेपर्स हैं मैंने आपको दिखाए, दिस ऑल प्रूव्स दैट नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज़ गुड फॉर a non-neurologically involved patient with a spinal fracture. तो ये टेबल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी टेबल होता है इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर एन ऑपरेटिव और अ नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये thoracolumbar burst फ्रैक्चर्स जिन पेशेंट्स में होता है, वी यूजली सी 3 पैरामीटर्स। हम लोग फ्रैक्चर की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उस बेसिस पे कंप्रेशन फ्रैक्चर है, बर्स्ट फ्रैक्चर या वैरायटी ऑफ फ्रैक्चर्स हैं। ये अगर जिस तरीके का फ्रैक्चर उस हिसाब से हम लोग इनको स्कोर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। अगर वो इंटैक्ट है तो 0 पॉइंट्स होता है, इंजर्ड है तो 3 पॉइंट्स होता है। और तीसरा पॉइंट है न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। अगर इंजर्ड है तो उस हिसाब से हम लोग इनको ग्रेडिंग्स देते हैं। आखिर में अगर पेशेंट का स्कोर 4 है, लेस देन 4 है, द मैनेजमेंट बिकम्स नॉन सर्जिकल। ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन करना। लेकिन अगर स्कोर मोर देन 4 होता है, देन वी हैव टू गो फॉर अ सर्जिकल इंडिकेशन बिकॉज अदरवाइज द प्रोग्नोसिस बिकम्स वेरी पोअर. So this is a very important chart and really helps a lot to decide whether what will be the right management for the patient who is having a spine fracture. Thank you. तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था
स्पाइन फ्रैक्चर्स में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए पेशेंट्स को, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं स्पाइन इंजरीज़ के, और उस पे पेशेंट्स मतलब 1.5-2 महीने लेटे रहते हैं बिस्तर में, कहते हैं हम लोग लेटे रहे हैं अभी तक ठीक नहीं है, बट विच इज़ नॉट द राइट मैसेज टू बी कन्वेड। मैंने अभी पब्लिकेशंस आपको दिखाए हैं, बहुत सारे जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश हुए हैं, और ये कहा जाता है कि पेशेंट्स हु आर हैविंग स्पाइन फ्रैक्चर्स कैन बी मोबिलाइज्ड इन डे 1 विद प्रॉपर सपोर्ट। ज़रूरी नहीं है उनको बिल्कुल इमोबिलाइज करना, दैट विल बेसिकली हैम्पर द पेशेंट्स लाइफस्टाइल एंड उसको और डिटोरिएट करेगा पेशेंट को। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, एक एजुकेशनल वीडियो में मेरी तरफ से एक स्पाइन फ्रैक्चर्स के लिए, एक आम पब्लिक के लिए जो जानना चाहती है कि अगर स्पाइन किसी पेशेंट को इंजरी हो जाती है तो मैनेजमेंट क्या होगा, अगर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो क्या मैनेजमेंट होगा, प्रोग्नोसिस किस तरह से होगी। सो द प्रोग्नोसिस इज गुड एज लॉन्ग एज the nerves are intact, as long as the ligaments are intact, as long as the neurological level is intact. Yes, obviously prognosis कम हो जाती है अगर वीकनेस बढ़ जाती है पेशेंट्स के इंजरी के बाद, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बेसिक स्पाइन का एजुकेशन वीडियो, मैं एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को स्पाइन इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, और उसका न्यूरोलॉजिकल लेवल इंटैक्ट है, लिगामेंट्स इंटैक्ट है पोस्टीरियरली, ही कैन, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपना नॉर्मल हो जाएंगे। इट जस्ट टेक्स टाइम, आप चल भी सकते हैं स्पाइन फ्रैक्चर के बाद, लेटे रहना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन विद सपोर्ट। थ्रैकुल लंबर कॉर्सेट आता है ऊपर से नीचे, वो सपोर्ट लगाना ज़रूरी होता है जब आप चलेंगे, और एक वॉकर भी ले लें, बिकॉज एक सपोर्ट चाहिए होता है इन पेशेंट्स को। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज, और अगर आप कोई और एजुकेशन वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।